बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन हब पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि इंशाल्लाह अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा और उसमें जो बीकॉम की इकनॉमिक्स है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब को टर्न वाइज एक्सटेंसिवली मैं वन बाय वन वीडियो जो है उसकी वो कंप्लीट हर क्वेश्चन की अपलोड करूँगा। तो उसी सीरीज़ को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जो है वो मैथ पोर्शन जो है इकनॉमिक्स का उसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और उसका माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिला है बच्चों की तरफ से। तो इसीलिए फिर मैंने इस जो सीरीज़ है इसको आज जो है वो कंटिन्यू किया है और कोशिश यही होगी कि जब जब जैसे टाइम लगे, अगर डेली बेसिस पे भी टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे इसकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया करूँगा। तो ये जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है, जो कि आई कॉमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये पहले बहुत दफ़ा पेपर में भी आ चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आ चुका है और भी अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में आ चुका है। आई कॉम के जो स्टूडेंट हैं अगर वो अपने आउटलाइन को देखें तो उसमें भी ये क्वेश्चन बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये जो सवाल है ये बेसिकली अगर आप मुझे इस वक्त बीकॉम के स्टूडेंट सुन रहे हैं या आई कॉम के स्टूडेंट सुन रहे हैं, सबके लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको बगौर से सुनना है और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पढ़ने में और फिर उसको जो है आगे फर्दर लेके चलने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पहले डिस्कस होना लाजमी है, जिनमें सबसे पहले देखें एक फ़र्क है छोटा सा कि डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है। बिकॉज हम जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो फिर हम ज़्यादातर क्वांटिटी डिमांडेड को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपने देख लेना है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है। देखें, अगर तो आप जनरल बात कर रहे हैं, जनरल परसेप्शन में बात कर रहे हैं तो आप डिमांड की बात करेंगे, ठीक है। यानी अगर किसी भी कीमत पे कोई ख़रीदार किसी भी चीज़ को ख़रीदने की कितनी अमाउंट या जितनी भी अमाउंट ख़रीदने के लिए तैयार होता है तो ये उसकी आम डिमांड है। बट अगर एक ख़ास कीमत पे एक ख़ास क्वांटिटी जो कि एक कस्टमर जो है वो उसको ख़रीदने के लिए तैयार है या ख़रीद लेता है तो दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। मैं ये डेफिनेशन लिखी है, ज़रा आप इसको पढ़ें और आपको इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको इसमें जो है ना वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। देखें, डिमांड को तो हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि द टर्म डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वान्टिटीज़ ऑफ द कमोडिटी दैट अ कस्टमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस या डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। यानी मुख्तलिफ़ कीमतों पर जो कस्टमर है वो एक चीज़ की मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है, ये उसकी डिमांड है, ठीक है। बट जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस। यानी एक ख़ास कीमत पे एक ख़ास क्वांटिटी जो एक कस्टमर ख़रीदता है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अभी आगे चल के हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी डिमांडेड की। अब चूँकि टॉपिक बेसिक्स का है तो हम इस पे छोटी सी और भी बात कर लेते हैं कि डिमांड को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो देखें, एक आम तो डिमांड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि डिमांड जो होती है वो डिज़ायर और परचेजिंग पावर अगर किसी भी चीज़ के बारे में हो तो वो उनकी डिमांड बन जाती है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए ख्वाहिश करते हैं और उसको ख़रीदने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी है तो वो आपकी डिमांड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आप इसका अगर एक बड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको कर लेते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखें, डिमांड कब बनती है, जब आप एक चीज़ की ख्वाहिश रखते हो, उस चीज़ की को ख़रीदने के लिए परचेजिंग पावर रखते हो और अहम बात यह है कि यू आर विलिंग टू पे फॉर इट। देखें, अगर परचेजिंग पावर थी ना, परचेजिंग पावर का मतलब है कि आपकी एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये है यू आर विलिंग टू पे फॉर इट। यानी एक चीज़ को ख़रीदने के लिए जेब में पैसे हैं, वो पिछला कॉन्सेप्ट था। बट अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए विलिंग हैं, यानी उस पर पैसे खर्च करने के लिए विलिंग हैं। तो ये बेसिकली और ज़्यादा जो बारीकी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं ज़रा इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप एक चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए परचेजिंग पावर भी रखते हैं, आप उस चीज़ पे पैसे खर्च करने के लिए भी विलिंग हैं और फिर ये सब कुछ एक ख़ास कीमत पे हो रहा है और एक ख़ास वक्त में हो रहा है। तो ये सब जब मिलता है तो ये बन जाती है आपकी डिमांड। अब देखते हैं कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें हैं
जो चेंज कर सकती हैं। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर चेंज किए जाएं तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है या हो सकती है। तो वो पढ़ते हैं सबसे पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बिल्कुल आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की, किसी भी गुड की या किसी कमोडिटी की प्राइस को चेंज किया जाए तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ाया जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह अगर प्राइस को कम किया जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब है प्राइस को डिमांड को चेंज करने में या कंट्रोल करने में प्राइस का एक बहुत बड़ा एज अ फैक्टर वहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्स है। उसके बाद देखते हैं जी इनकम। बिल्कुल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की इनकम अगर ज़्यादा होगी, देखें अगर एक कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा ख़रीदारी करेगा। इसी तरह अगर उसकी इनकम कम है तो वो कम ख़रीदारी करेगा। तो इट मीन्स इनकम भी ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ की डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। आप इसको कंप्लीट यूँ कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अगर आपको ये पता है कि किसी चीज़ की कीमत मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में ज़्यादा होने वाली है तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक चीज़ का आपको पता है कि उसकी डिमांड मुस्तकबिल में कम होने वाली है तो फिर आप उसकी डिमांड कम करेंगे और आप कहेंगे जी जब उसकी कीमत कम होगी तब मैं उसको ख़रीद लूँगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो बेसिकली डिमांड को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके बाद है जी टेस्ट एंड फैशन। अगर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड फैशन है तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर वो एक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है या फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसकी डिमांड कम करेंगे। इसी तरह पॉपुलेशन साइज़। अगर देखिए किसी एरिया का पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड भी चीज़ की ज़्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है जी। अगर किसी जगह पे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे तमाम लोगों को इनकम पहुँच रही है और तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं। बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है तो ऑब्वियसली जहाँ पे, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है तो जहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी सिर्फ वहाँ पे डिमांड होगी, बाकी लोग जो हैं वो उस काबिल नहीं होंगे कि वो चीज़ को परचेज़ कर सकें, तो वहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह आखिर में है जी प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स या रिलेटेड गुड्स। यानी दो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेट कर रही हैं, चाहे वो सब्सटीट्यूट हैं चाहे वो जॉइंट गुड्स। तो वो आम जो प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह से रिलेट कर रही होती हैं, तो अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसके रिलेशन में दूसरी जो चीज़ होती है उसकी डिमांड भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं जी। अब आते हैं जी हम स्टेटमेंट पे, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट पे। तो ज़रा सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट सुने। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी अदर थिंग जो है वो कांस्टेंट रहें। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने याद रखना है, जो लास्ट पेज पे हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, उनमें वो जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। मिसाल के तौर पे प्राइस है, इनकम है, एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट एंड फैशन है, पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये सारी जो चीज़, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें प्राइस को आपने छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है वो मार्केट के इस टाइम कंट्रोल में है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी से आ रही हैं या आउट ऑफ मार्केट आ रही हैं, तो प्राइस को आपने छोड़ देना है। प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी कहलाएंगी अदर फैक्टर्स, ठीक है जी। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे अदर फैक्टर्स की बात हो रही है, ये प्राइस के अलावा बाकी सब फैक्टर्स जो डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो देखें क्या बात होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहें, द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड, तो डिमांड ज़्यादा होगी विद अ डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस के कम होने से, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और कम होगी यानी डिमांड कम होगी विद इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने से। यानी इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड डिमांड। यानी अगर एक चीज़ की कीमत या एक चीज़ की जो प्राइस है, जब वो प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। इसी तरह अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब अदर थिंग्स जो हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, यानी इनकम, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड फैशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब कुछ और इससे मिलती जुलती और भी जो चीज़ें हैं, जब वो कांस्टेंट रहेंगी तो जो प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद ये आपने बात करनी है इसके
टेबल की, तो देखिए हमने एक छोटा सा आसान सा टेबल बनाया, ये आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं। एक तरफ हमने प्राइस लिख ली, एक तरफ हमने डिमांड लिख ली। देखिए एक चीज़ की प्राइस थी 5 रुपीज़, जब 5 रुपीज़ उसकी प्राइस थी तो उसकी डिमांड थी 100, यानी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100। उसके बाद फिर 10 यानी प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड देखिए 70 यानी कम हो जाती है। फिर प्राइस 15 और बढ़ जाती है तो डिमांड और कम हो जाती है। फिर प्राइस 20 और बढ़ गई, डिमांड 30 पे आ गई। और यानी जैसे जैसे प्राइस उसकी बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती चली गई। तो इसको हम फिर ग्राफ पे भी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। देखिए जी मैंने ग्राफ भी बनाया, आपने भी इसी तरह ग्राफ बना लिया, उसी डाटा का ग्राफ बनाना है जो आपने अज्यूम किया है। तो देखिए जी प्राइस है वो आपने वाई एक्सिस पे लेनी है, क्वांटिटी डिमांडेड आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आपने रखा, अब देखिए जब 5 थी ना उसकी प्राइस, तो उस वक्त क्वांटिटी थी 100, तो आपने यहाँ पे जाके इनको इंटरनली मिला के ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद देखें जब 10 थी प्राइस तो देन 70 था, तो 70 और 10 को इंटरनली आपने मिला लिया, वो ये पॉइंट बन गया। यूँ चारों पॉइंट्स को आपने फिर इस तरह एक कर्व से मिला देना। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व, और इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। यानी नेगेटिव स्लोप का मतलब है जैसे जैसे आप देखें हम आगे की तरफ राइट साइड पे जा रहे हैं तो जो ग्राफ की बेसिकली हाइट है वो कम होती चली जा रही है। बस ये याद रखिएगा कि ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को और यहाँ से एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इसी तरह होगा। ये आप कर्व की शक्ल में भी बना सकते हैं, ये आप स्ट्रेट लाइन की शक्ल में भी बना सकते हैं, बट ये है कि ये रहेगा यहाँ पे सेंटर में, और ये हमेशा इसी तरह रहेगा जब तक आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी वैल्यू पे पढ़ें, तब इसका जो स्लोप है वो इसी तरह नेगेटिव रहती है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी जो स्लोप है उसकी स्लोप कम ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे ऐसे हो जाए या ज़्यादा स्टीप हो जाए या ज़्यादा इस तरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रहेगी वो नेगेटिव ही। तो आपने उसके बाद जब आपने ग्राफ बना लिया फिर आपने आ जाना अजम्पशंस के ऊपर। अब याद रखिएगा अजम्पशंस क्या हैं। आपको याद होगा जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे बात की है तो हमने कुछ फैक्टर्स की बात की है, ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हमने ये फैक्टर्स पढ़े हैं जो प्राइस को चेंज कर रहे हैं, सॉरी डिमांड को चेंज कर रहे हैं। इनमें से पहला जो फैक्टर है वो तो प्राइस था, हमने वो लॉ ऑफ डिमांड बना के जाके, बाकी सब जो फैक्टर्स थे चूँकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो आपने सोशल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इनकम, एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट, ये सब चीज़ें अगर इनको कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस है। यानी अब आप लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, एक्सपेक्टेशंस देर आर नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। उसके बाद देर इज़ नो चेंज इन टेस्ट एंड नो चेंज इन फैशन, देर इज़ नो चेंज इन पॉपुलेशन, there is no change in distribution of income, there is no change in price of related goods। तो जब आप इन चीज़ों को कांस्टेंट रख लेते हैं तो बेसिकली यही हमारी assumptions होती हैं। इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें इन चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है जो हमने बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट के अंदर भी पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं जी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस के ऊपर। तो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी बाज़ दफ़ा आपने देखा ऐसा होता है कि एक चीज़ की डिमांड का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव स्लोप दे देता है। यानी आप, या ये हो सकता है वहाँ पे कि जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, या बढ़ती नहीं है तो कम से कम गिरती भी नहीं है, यानी कांस्टेंट रहती है। जबकि हमने ये पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में कि एक चीज़ की जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बट ऐसा बाज़ दफ़ा नहीं होता। इसी तरह हमने पढ़ा बाज़ दफ़ा जब एक चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा नहीं होता। अब वो जगह जहाँ पे ऐसा नहीं होता वो कहलाती हैं जी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो क्या है, सबसे पहले जी गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स का मतलब है कि अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस के चेंज होने से आपके बजट को कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दैट आर कॉल्ड गिवन गुड्स। इनको गिवन नामी एक आई थिंक फार्मर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये 19th सेंचुरी की बात है, तो इसलिए इनको फिर गिवन गुड्स कहा जाता है। तो बेसिकली गिवन गुड्स क्या हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी प्राइस के कम या ज़्यादा होने से आपके बजट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप कह लो आसान लफ्ज़ों में बहुत ही जो सस्ती चीज़ें हैं, ठीक है जी।
तो वो जो सस्ती चीज़ें हैं वो गिफन गुड्स कहलाएंगी। तो वो जो है ज़ाहिर बात है अगर वो और सस्ती हो जाती हैं या थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं तो उनसे आपके बजट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा आपकी डिमांड चेंज नहीं होती। तो वो जो है इस लॉ में नहीं आती। इसी तरह जी हाईली एसेंशियल गुड्स या आप कह सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब मिसाल के तौर पे पानी है, ठीक है। तो पानी जो है वो चूँकि हाईली एसेंशियल है हम सब के लिए, तो अगर पानी का रेट डबल हो जाता है तो हमने तो पानी पीना ही पीना है, तो हम डबल रेट पे भी उसकी डिमांड उतनी ही करेंगे जितनी हम उसके हाफ रेट पे कर रहे थे, तो उसकी डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई वो इस डिमांड से बिल्कुल बाहर है। इसी तरह जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ और भी हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके लिए भी जो है ऐसा ही करेंगे, तो ये भी इस लॉ में नहीं आती। उसके बाद है जी एमरजेंसीज़, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ हालात एमरजेंसीज़ के हो जाते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, या बाज़ दफ़ा जैसे आपको याद होगा 2 साल पहले जो कोविड की सूरत हाल थी वो भी एक तरह की एमरजेंसी थी, या कभी अगर सैलाब आ जाए या ज़लज़ले आ जाएँ तो जिन एरियाज़ मुतासिर हुए होते हैं वहाँ पे एमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो वहाँ पर भी फिर ये लॉ ऑफ डिमांड या इस तरह के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे चूँकि आम हालात नहीं होते और एमरजेंसी के हालात होते हैं, लिहाजा अगर एक चीज़ की कीमत ज़्यादा भी होती है तो लोगों को चूँकि वो हर हाल में चाहिए, लिहाजा लोग उसकी डिमांड करते हैं और डिमांड उसकी बढ़ती है बजाय कम होने के। लिहाजा एमरजेंसीज़ के अंदर भी ये जो लॉ है ये एक्ट नहीं होता। उसके बाद ये लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है जिसको डेली बेसिस पे इंसुलिन लग रही है, ठीक है। अब वो जो इंसुलिन है बेसिकली वो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखें क्या होगा कि अगर ये इंसुलिन की कीमत बढ़ती है, राइज़ होती है, तो वो उसकी इनटेक कम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों कम नहीं करेगा? क्योंकि वो उसके ज़िंदा रहने के लिए और उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं किसी भी बीमारी के लिए आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आते, क्योंकि उनकी कीमत के कम या ज़्यादा होने से उनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये पेशेंट की सेहत के अच्छे और बुरी सूरत आज़म की डिमांड पे फ़र्क पड़ सकता है, लिहाजा ये लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है। और उसके बाद ये आखिरी है जी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने का मकसद आपका जो है वो डिस्टिंक्शन होता है, यानी फ़र्क होता है, यानी आप इसलिए उनको इस्तेमाल करते हैं कि मुआशरे में आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ नज़र आएँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने घड़ी पहनी है और तो घड़ी का तो आमतौर पे आपको पता है कि जो मकसद है वो टाइम देखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की घड़ी पहनी है तो इट मीन्स वो 2 करोड़ रुपए की जो घड़ी है उसका मकसद टाइम देखना नहीं, बल्कि उसका मकसद ये है कि वो शो ऑफ करवाएगा बाकी लोगों को जो उसके सोसाइटी में उसको देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फिर जो घड़ी है या उसकी इस तरह की जो चीज़ों की जो डिमांड है वो इस लॉ में नहीं आती, ठीक है। दैट आर कॉल्ड आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। या एक आदमी है जिसने प्राइवेट जेट रखा हुआ है और वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जेट इस्तेमाल करता है, तो इट मीन्स वो जो जेट है बेसिकली उसका मकसद ये नहीं है कि उसने सफ़र करना है, बल्कि उसके मकासद और हैं, ठीक है। तो वो जेट जो है वो बेसिकली आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहलाएगा। तो आम तौर पे जितने भी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं, या आप कह लें महंगी जो चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत महंगी ज्वेलरी होती है, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस में आ जाती हैं। लिहाजा इनकी जो डिमांड है वो आम चीज़ों की तरह नहीं होती, बल्कि इनकी कीमत बढ़ने से इनकी बाज़ दफ़ा डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आती। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक दफ़ा बात कर लेते हैं कि जब आपको लॉ ऑफ डिमांड आएगा तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए जी, सबसे पहले जब लॉ ऑफ डिमांड आपको आएगा तो उसकी हेडिंग में सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप डिमांड की और बेसिक डिमांड एंड प्राइस के रिलेशनशिप्स और डिमांड के जो कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं वो सारे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसकी लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देंगे जो मैंने आपको दी, आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद आप एक ग्राफ देंगे, ग्राफ के बाद आप उसकी अजम्पशंस देंगे, अजम्पशंस के बाद लिमिटेशंस देंगे। आपने कोशिश करनी है जितनी मैक्सिमम आप अजम्पशंस दे सकते हैं आप दें, जितनी लिमिटेशन दे सकते हैं दें। और इसमें सेल्फ राइटिंग भी आप कर सकते हैं, अपने वर्डिंग में लिखें, अपनी एग्जांपल्स लिखें, लेकिन वो ठीक होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें अपने क्वेश्चन में आपने
एक्सप्लेन करके आनी है विद एग्जांपल, विद डायग्राम एंड विद फ्लो चार्ट। डन हो गया जी। तो उम्मीद है आपको ये काइंडली समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है या कोई भी किसी किस्म का फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फ़ीडबैक देना है। थैंक यू वेरी मच।